ओके दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज एक नया सीरीज विच इज चैप्टर वाइज रैपिड रिवीजन ऑफ योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट फॉर सीएमए इंटर। पूरा कोर्स खत्म होने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि चैप्टर भूल गए और अपने से पढ़ते हैं तो फिर कुछ लगता है कि मिसिंग है, याद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा लगता है शायद मेरा नोट्स ही अधूरा है। तो इस गैप को कंप्लीट करने के लिए हम आपको जो क्लासेस में पढ़ाए हैं उन सारा का नोट्स को लेकर वापस से आपको रिवाइज करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, इंक्लूडिंग ऑल ट्रिक्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने अपने क्लास नोट्स को यूज़ किया है, तो आप ये क्लास नोट्स अपने ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं। और अगर आप हमारे YouTube के स्टूडेंट हैं, हमारे से क्लासेस नहीं लिए हैं या कहीं और क्लासेस लिए या कहीं पे भी क्लासेस नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप इस नोट्स के हेल्प से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी में हम ये नोट्स अवेलेबल करवा दे रहे हैं और उसके लिए एक नॉमिनल फीस आपको पे करनी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के द्वारा जाके पे करनी है। और इन नोट्स के साथ साथ आपको मिलने वाला है एक और स्पेशल नोट्स जिसका नाम है कॉस्टिंग एक्सप्रेस पावर पैक्ड रिवीजन नोट्स। ये बेसिकली हमने बनाया है आपके लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो इतना कम समय होता है उसमें आप कैसे रिवीजन करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है बाय कंसिडरिंग ऑल द फॉर्मूलाज एंड स्टेप्स एंड ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन एवरी चैप्टर। आप इसको कलर प्रिंट आउट करा लेंगे और एग्ज़ाम के पहले दिन तक अपने पास रखेंगे। ये स्पेशल जो आपको हर चैप्टर के बाद अलग से मिलने वाला है, ये चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, हर चैप्टर के पीडीएफ में अटैच रहेगा। जब आप हमारे स्टूडेंट हो तो हमने तो आपको ये ड्राइव में दिया ही है, और अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से भी इसको सिर्फ अलग से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री नोट सेक्शन में जाकर। ये वाला नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, पूरा का पूरा बुकलेट, बट आप फ्री नोट्स में जाकर एसजीसी वेबसाइट में एक्सेस करिए अगर आपको सिर्फ ये चाहिए। बट अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास का नोट्स पूरा कराएंगे जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, इसको गो थ्रू कराएंगे और चैप्टर के एंड में जाकर आपको उस चैप्टर का लास्ट डे रिवीजन का क्या क्या है वो भी रिवाइज करवाएंगे। तो इसमें भी आपका एक रिवीजन के साथ सेकंड रिवीजन वापस से हो जाएगा, राइट। हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो दोस्तों मैं हूं सीएमए राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आज हम करने वाले हैं इस क्लास में अपने सीएमए इंटर के पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के एक चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट का वन शॉट रिवीजन। इस वन शॉट रिवीजन में आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा मैं, उन कंसेप्ट्स के ऊपर जो बेस्ड सम्स है उनको भी हम बहुत ही डिटेल्ड वे में करेंगे। और इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप ना तो करिएगा ना करने का सोचिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो आपका इसी चैप्टर से बनता है, कॉस्ट शीट से। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बनता है और 2A वाला क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो इससे क्या होता है, जो आपका पेपर चेकर एग्जामिनर है उसके माइंड में एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है आपके लिए, जो आपको आगे हेल्प करेगा। जब आप कोई आंसर हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ लिखो तो उसमें आपके पॉजिटिव इंप्रेशन की वजह से हो सकता है कि आपको एक आध नंबर बेसी मिल जाए, तो ऐसा होता है। तो इस चैप्टर से 7 मार्क्स का एक मिनिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही, एक एमसीक्यू मिनिमम आएगा ही 2 मार्क्स का, तो 9 मार्क्स तो मिनिमम आने हैं इस चैप्टर से। और कई बार 2 से 3 एमसीक्यू भी आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो अगर 2-3 एमसीक्यू आ गए तो वेटेज 13 मार्क्स तक पहुंच जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर आपका काम क्या रहेगा कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो सम्स है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां से प्रैक्टिस करना है, आप पास्ट ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको पास्ट ईयर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और कहां से प्रैक्टिस करूं, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है जिसमें मैंने सीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है तो आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट का डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट शीट का डेफिनेशन है कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमें क्या दिखाता है, वेरियस सब डिविजन ऑफ कॉस्ट। भैया ये सब डिविजन ऑफ कॉस्ट क्या होता है,
आइए ये भी देखते हैं सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट क्या है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 मेजर खर्चे लगते हैं। 3 मेजर खर्चे क्या क्या है? एक मटेरियल का खर्चा होता है, एक लेबर होता है, और जो मटेरियल भी नहीं है लेबर भी नहीं है वो है हमारा एक्सपेंस। मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, और जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? वो एक्सपेंस के कैटेगरी में चला जाएगा। अब मैं अगर इस एसी के रिमोट की बात करूं तो ये जो इसके पूरे बॉडी है प्लास्टिक की, मटेरियल है, तो ये मटेरियल का खर्चा। किसी एक पर्टिकुलर लेबर ने इस रिमोट को असेंबल किया होगा तो उस लेबर को जो मैंने चार्ज पे किया वो किसको हेड में जाएगा? लेबर के कॉस्ट में जाएगा। और किसी एक डिजाइनर ने इस एसी के रिमोट को डिजाइन किया होगा तो डिजाइनर को जो हम फी पे कर रहे हैं वो ना तो मटेरियल है ना लेबर है। लेबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिजाइनर एक थर्ड पार्टी है, वो हमारे कंपनी का आदमी नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, उससे मैंने डिजाइन बनवाया, उसको मैंने पेमेंट की, तो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, तो ये है एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस के कैटेगरी में चला जाएगा। समझ गए आप? अब या तो खर्चा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट खर्चों का मतलब वैसे खर्चे जो कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये तो इस प्रोडक्ट में इतना ही लगा होगा। जैसे इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है डायरेक्ट खर्चा है, इसमें जो बटन्स है डायरेक्ट मटेरियल है, जिस लेबर ने इसको असेंबल किया होगा उस लेबर को जो मैंने कॉस्ट पे किया होगा डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा है। डिजाइनर, जिस डिजाइनर ने इस रिमोट के डिजाइन को बनाया उसको जो मैंने फी पे की वो भी इसी के कॉस्ट में आएगा। क्या पूरा फी इसी के कॉस्ट में डाल देंगे? नहीं। एक बार डिजाइन बन गया और उस डिजाइन से मैंने 1 लाख रिमोट्स मैन्युफैक्चर किए। सपोज करिए मैंने डिजाइनर को 1 लाख रुपीस की पेमेंट की और मैंने 1 लाख रिमोट मैन्युफैक्चर किए, तो हर रिमोट के हिस्से में कितना खर्चा आया? 1 रुपया आया, तो वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिमोट पे ही लगा है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जो खर्चा आइडेंटिफाई हो पाए प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्ट खर्चा, और जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए वो इनडायरेक्ट खर्चा। भैया इनडायरेक्ट खर्चों का एग्जांपल दीजिए। चलिए, ये रिमोट जिस भी फैक्ट्री में बना होगा उस फैक्ट्री में तो गार्ड भी होंगे। अब उन गार्ड्स को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, एसी रिमोट बनाने की एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे रिमोट्स बनते हैं। ये एक मॉडल है, इसका रिमोट अलग है, एक दूसरा मॉडल है उसका रिमोट अलग है, एक तीसरा मॉडल है उसका रिमोट अलग है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिमोट्स बन रहे हैं। तो फैक्ट्री में जो गार्ड है, गार्ड को जो मैंने सैलरी दी, क्या मैं वो आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि किस पर्टिकुलर रिमोट के लिए है? वो तो ओवरऑल सबके लिए है। तो जब किसी भी खर्चे को हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे असाइन ना कर पाए वो होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कहते हैं ओवरहेड्स। क्लियर है डायरेक्ट खर्चा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या है? डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे हैं जो कि आइडेंटिफाई हो पाए प्रोडक्ट के साथ, और इनडायरेक्ट खर्चे वो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं ओवरहेड्स में। अब ओवरहेड्स भी हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड, एक है एडमिन ओवरहेड, और एक है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मींस जो फैक्ट्री में लग रहे हैं, वो कहां चले जाएंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड में। फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर होगा वो कहां जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री का जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो चला गया प्रोडक्शन ओवरहेड में। अब बात करते हैं एडमिन ओवरहेड के बारे में। एडमिन ओवरहेड का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि ऑफिस में हो रहे हैं। जैसे ये रिमोट जो है ये सैमसंग का रिमोट है, तो सैमसंग की एक फैक्ट्री होगी जिसमें ये रिमोट बना, सैमसंग का एक अलग से एक ऑफिस भी होगा। अब फैक्ट्री में रिमोट बन रहा है, एसी बन रहा है, तो एक ऑफिस भी तो चाहिए जहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले लोग होंगे जो कि इस एसी को बेचते होंगे। तो उस ऑफिस में जो भी खर्चा हो रहा है वो एडमिन रिलेटेड काम का है, तो वो कहां चला जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स में। और जो भी खर्चे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर रिमोट को मैंने कस्टमर के पास डिलीवरी करवाया तो डिलीवरी चार्ज मेरे को देना पड़ा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो वो कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। तो आइडेंटिफाई हो गया, 3 टाइप के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो डायरेक्ट, नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट खर्चे को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स के भी आगे कैटेगराइजेशन होती है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि फैक्ट्री में लग रहा है, प्रोडक्शन में लग रहा है, एडमिन ओवरहेड जो कि ऑफिस में लग रहा है, और जो ओवरहेड्स सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो चला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हेड में। क्लियर एकदम? कॉस्ट शीट में हमारे मेन सब डिविजन्स क्या क्या है? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्राइम कॉस्ट, फिर फाइंड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, इसे हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं या फिर वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं।
उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये पूरा हमारा सब डिवीजन का कैटेगराइजेशन है। अब अगर प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे पहले, फिर उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, जो भी फ्रेट हमने इनकर किया है उस पर्टिकुलर गुड्स को फैक्ट्री में बुलाने के लिए उसको भी ऐड करेंगे। कोई परचेज रिटर्न है माइनस करके हटा देंगे क्योंकि वो तो वापस चला गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का तो माइनस कर देंगे। अब सपोज करिए कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल आया, वो खराब क्वालिटी का था, खराब क्वालिटी का तो, और वो रिफंडेबल भी नहीं है, रिफंड भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसको बेच के आपने कुछ पैसे रियलाइज कर लिए, बेच के कुछ पैसे रियलाइज कर लिए, तो उन गुड्स को बेच के जो पैसे रियलाइज किए उसको भी मैं माइनस कर लूंगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिएगा ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है जो मैं माइनस कर रहा हूं। वापस से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, परचेजेस लेंगे, कोई भी फ्रेट लगेगा ऐड कर देंगे, परचेज रिटर्न हुआ माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, और अगर कोई भी रॉ मटेरियल के स्क्रैप को बेच के रियलाइजेशन होगा तो उसको भी माइनस करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में डिफरेंस है। सेल ऑफ स्क्रैप होता है प्रोडक्शन के बाद, एक बार प्रोडक्शन कर लिया, कुछ खराब गुड्स बने उनको मैंने सेल किया तो वो अलग स्क्रैप है। अभी जो मैं स्क्रैप यहाँ पे माइनस कर रहा हूं वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल खराब निकल गया, वो रिफंडेबल नहीं है, उसको मैंने क्या किया, बाजार में बेच दिया सस्ते दाम पे, तो वहां से जो मेरे को रिकवरी हुई मैं रॉ मटेरियल के दाम में से उसको माइनस कर लूंगा। क्लियर है? ये जो स्क्रैप में माइनस कर रहा हूं ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। फिर डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 मेजर खर्चे लगते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इन तीनों को जोड़ के ही मेजर पार्ट आ जाता है, इसीलिए इस कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड किया, उसके बाद हमें मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं अपने एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन नेचर के। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन नेचर के जितने भी एडमिन ओवरहेड्स हैं उनको हम यहां पर ऐड करेंगे। अगर एडमिन ओवरहेड्स आपका कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो आपको एज्यूम करना है कि वो प्रोडक्शन नेचर का ही है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि मार्केटिंग नेचर का है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा हम देखेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन नेचर का है। और उसको कब ऐड करना है? उसको ऐड करना है आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड जो कि हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड होंगे। फिर देखिए लेस किया हमने रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। अब हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के दौरान हमें कुछ गुड्स मिले, वो गुड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं है, उनको मैंने बेचा, तो जो स्क्रैप मेरे को मिला उसमें से मैं पैसे माइनस कर दूंगा। ये जो स्क्रैप है ये फिनिश गुड्स का है, फिनिश गुड्स नहीं भी तो जो गुड्स प्रोडक्शन होके आया उसका है। ऊपर जो मैंने स्क्रैप माइनस किया था वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप था। रॉ मटेरियल मेरे पास आया, अच्छे क्वालिटी का नहीं था, मैंने सस्ते दाम पे बेच दिया, जो रिकवरी हुई उसको पहले ही माइनस कर दिया, वो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल था। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट अगर कुछ होगा तो हम ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी कॉस्ट। क्लियर है? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया, तो हमें मिल गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम ऐड करते हैं अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड जो कि मार्केटिंग रिलेटेड होते हैं या जनरल रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स जो नॉन प्रोडक्शन नेचर का एडमिन ओवरहेड है वो यहां पर ऐड होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस नॉन प्रोडक्टिव नेचर का जो भी एडमिन ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्टिव एडमिन ओवरहेड। फिर हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेल्स। चलिए वापस से ना पूरा फॉर्मेट एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेंगे पहले, परचेजेस उसमें ऐड करेंगे, उसमें फ्रेट अगर कुछ हमने दिया है ऐड करेंगे, कोई भी परचेज रिटर्न हुआ है माइनस कर देंगे, रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अगर हुई है माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक है माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड।
अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक बार हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो हमें मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद हम कुछ खर्चे ऐड करेंगे, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है उनको, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो उसको ऐड करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप अगर कुछ हुआ है उसको माइनस करेंगे। ऊपर में हमने सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस किया था, यहाँ पे हम अलग सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर रहे हैं जो कि फिनिश गुड्स के द्वारा हमें मिल रही है, तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे जो भी एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग रिलेटेड या फिर सेल्स रिलेटेड या जनरल नेचर के हैं उनको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें फाइनली हमारा सेल्स मिल जाएगा। पूरा फॉर्मेट क्लियर है। मैंने बताया एडमिन ओवरहेड दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्शन रिलेटेड, एक होता है नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड। तो जो प्रोडक्शन रिलेटेड है वो हम कहां पर ऐड करते हैं, जब हमने हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है तो हम कब ऐड करते हैं, पहले हम निकालते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर उसमें उसके बाद ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड जो कि जनरल या फिर मार्केटिंग नेचर के हैं। तो प्रोडक्शन रिलेटेड है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, और अगर मार्केटिंग या फिर जनरल नेचर का है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है, बताया मैंने, प्रोडक्शन नेचर का एज्यूम करना है और नोट भी दे देना है एग्जाम में, क्या आई एम एज्यूमिंग एडमिन ओवरहेड्स टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नेचर। क्या क्या आइटम्स है जो कि कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते हैं, सबसे पहले गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब जो भी एक्सपेंडिचर है ये फाइनेंशियल नेचर के हैं, कॉस्ट शीट में इनका कोई रोल नहीं है। कॉस्ट शीट में सिर्फ जो कॉस्ट से रिलेटेड होता है वो आता है, ये तो फाइनेंशियल नेचर के, ये नहीं आएंगे। कोई भी प्रोविजन है अगर डाउटफुल डेट का या फिर इनकम टैक्स का, उसको भी नहीं लेना है, अगेन फाइनेंशियल नेचर का है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चाहे कॉस्ट हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, दोनों ही केस में होता है, तो डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को इंक्लूड करना है। कोई भी फाइनेंशियल इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। फाइनेंशियल इनकम का मतलब मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी उससे मेरे को इनकम आ गया, नहीं आएगा। शेयर्स का डिविडेंड मिला, नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर हुआ जैसे कि मैंने कोई मशीनरी को सेल किया लॉस में, एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट, ये सब कुछ नहीं आना है। बैड डेट, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये सब क्या है, एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल नेचर का, नहीं आएगा। और इनकम क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिए थे उसने मेरे को इंटरेस्ट दिया, नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, शेयर खरीदा था, शेयर का डिविडेंड आया, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड, नहीं आएगा। कोई भी अबनॉर्मल गेन हो, लॉस हो, नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। अब कुछ कुछ डिस्प्यूटेड आइटम्स हैं कि ये कहां पर जाएगा, जैसे कि सबसे पहले ऑडिट फीस। ऑडिट फीस को क्या करना है, ले लीजिए, कहां पर जाएगा, एडमिन ओवरहेड में जाएगा, और जो कि जनरल नेचर का है। क्यों, क्योंकि देखिए एडमिन ओवरहेड दो तरीके का था, एक प्रोडक्शन नेचर, एक जनरल नेचर। तो ऑडिट फी जो है क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है किसी भी एंगल से, नहीं, वो जनरल नेचर का है, इसीलिए एडमिन ओवरहेड जनरल में चला जाएगा वो, एज्यूमिंग जनरल एडमिन ओवरहेड। फिर है स्टैट्यूटरी ऑडिट फी, अगेन स्टैट ऑडिट जो हम करवाते हैं उसकी भी फी है, जनरल नेचर का एडमिन ओवरहेड एज्यूम करना है। बैड डेट, अभी मैंने बताया बैड डेट को इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे कॉस्ट शीट में। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, फाइनेंशियल नेचर का आइटम है। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि मेरी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेरी ही है, अगर उसमें मैं प्रोडक्शन नहीं करता तो मैं उसको भाड़े पे दे देता, या अगर मेरी फैक्ट्री नहीं होती तो मेरे को किसी से भाड़े पे लेना पड़ता। अगर मैं भाड़े पे लेता तो मेरे को उसको कुछ रेंट पे करना पड़ता, अभी वो रेंट नहीं पे कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री खुद की मेरी है। तो क्या वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरी खुद की फैक्ट्री नहीं होती तब तो मैं किसी के फैक्ट्री पे काम करता, उसको रेंट देता, या ये फैक्ट्री पे अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता तो इससे मैं रेंट से पैसे तो कमा सकता था, वो अब नहीं कमा पा रहा हूं, तो ये हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंक्लूडेड कहां पर जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। अब कुछ कुछ एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री में अगर रिपेयर करवाया, कहां पर जाएगा, ये फैक्ट्री, नाम में ही फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री में हमेशा डायरेक्ट लेबर काम करते हैं, जनरली फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर ही काम करते हैं। तो अगर हमने फैक्ट्री में किसी को वेजेस दिया है, देखिए गार्ड का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है आप लोगों को गार्ड का एग्जांपल जो मैंने दिया था, गार्ड को क्या हम वेजेस पे करते हैं? वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेजेस जनरली हम डे टू डे बेसिस पे देते हैं, सैलरी महीने के एंड पे देते हैं। तो गार्ड वेजेस पे काम करता है या सैलरी पे काम करता है? सैलरी पे। तो फैक्ट्री में अगर मैंने वेजेस दिए तो वो किनको दिया होगा? मजदूर को दिया होगा। मजदूर हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम करता है। तो जो फैक्ट्री वेजेस है वो कहां पर जाएगा? डायरेक्ट वेजेस में। वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगा। बट वही अगर फैक्ट्री में अगर हमने किसी गार्ड को सैलरी दी होती तो वो कहां चला जाता? वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता। प्रॉपर्टी टैक्स, एज्यूम फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का प्रॉपर्टी टैक्स है तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। सेल्स कमीशन, सेल करने के लिए हमने दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, इसे इंक्लूड नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। हायर ऑफ स्पेशल क्रेन, एक स्पेशल क्रेन में लेके आया हूं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब भी स्पेशल वर्ड यूज्ड होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जब भी स्पेशल एक्सपेंडिचर होगा इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कहां पर जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। स्पेशली हमने किसी गुड्स के लिए क्रेन मंगवाया है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब भी स्पेशल वर्ड यूज होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स, जॉब वर्कर्स को मैंने जॉब चार्जेस पे किया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी वर्कर को, सपोज करिए जैसे कि ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, यहाँ पे ये इसमें एक एसजेसी का लोगो एम्ब्रॉयडर्ड है, तो इसी को हम कहते हैं जॉब चार्जेस। कि एक पर्टिकुलर ऐसे जितने भी टी शर्ट बने होंगे उन सब में मैंने ये एसजेसी का टी शर्ट एम्ब्रॉयडरी करवाई होगी, तो ये तो आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना कि इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा है, तो इसका जो खर्चा है वो कहां पर जाएगा? इसी प्रोडक्ट में जाएगा। तो जब प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर को जो हमने फी दी है, डायरेक्टर का काम क्या होता है? एडमिन नेचर का काम होता है, तो कहां चला जाएगा? एडमिन ओवरहेड। अब कौन सा एडमिन ओवरहेड? जनरल या फिर प्रोडक्शन? डायरेक्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, तो जनरल नेचर का। आइडल टाइम वेजेस, बहुत बार ऐसा होता है कि वर्कर्स काम नहीं करते लेकिन हमें उनको पैसा देना पड़ता है, जैसे लंच ब्रेक, अब इसके पैसे तो मैं काट नहीं सकता हूं, तो ये होता है आइडल टाइम वेजेस। अब आइडल टाइम वेजेस जो है वो कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फिर हमारा कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कहां पर जाएगा? कैरेज आउटवर्ड, दो तरीके के कैरेज होते हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। इनवर्ड कब लगेगा? जब हम रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तब कैरेज इनवर्ड आएगा, तो वो तो हमारे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का ही पार्ट बन जाएगा, मैंने बताया था फ्रेट इनवर्ड्स ऐड कर देंगे। अगर कैरेज आउटवर्ड है मींस हमारे फैक्ट्री से गुड्स बाहर जा रहा है, उस पर मैं भाड़ा दे रहा हूं, तो फैक्ट्री से गुड्स बाहर जा रहा है मतलब सेल हुआ है, तो सेल के लिए भाड़ा दूंगा तो वो कहां पर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, डिलीवरी वैन का काम क्या है? डिलीवरी करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कहां पर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउस हम किसके लिए रखते हैं? फिनिश गुड्स के लिए रखते हैं कि वो बाद में बिकेगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का काम आ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ल्यूब्रिकेंट्स, फैक्ट्री में जो ग्रीस ऑयल ये सब हम यूज करते हैं, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल जितना भी है फैक्ट्री का वो कहां पर चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एक्सपेंस, पोल्यूशन कहां पर हो सकता है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ही चिमनीज होती हैं, तो वहां पे मैंने कोई इक्विपमेंट लगवाया है तो वो इक्विपमेंट फैक्ट्री का है तो उसका खर्चा भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स टू फैक्ट्री वर्कर्स, मैंने फैक्ट्री वर्कर्स को कुछ बेनिफिट दिया है, जैसे कि रहने के लिए घर दे दिया है, तो उसका भी जो कॉस्ट है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए आप जो भी खर्चे कर रहे हो वो कहां पर जाएगा? डायरेक्ट वेजेस में, तो ये भी किसका पार्ट बनेगा? डायरेक्ट वेजेस का। डिविडेंड, अगर डिविडेंड हमें मिला है या हमने दिया है, अगेन फाइनेंशियल नेचर का है, नहीं आएगा। इनकम टैक्स फाइनेंशियल नेचर है, नहीं आएगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंशियल नेचर है, नहीं आएगा। सैलरी टू प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोडक्शन कंट्रोलर, सैलरी जब भी पे करेंगे तो वो कैसा खर्चा है? ओवरहेड का पार्ट है। अब ये जो सैलरी हमने दी है किसको दी है? प्रोडक्शन डायरेक्टर को दी है या प्रोडक्शन कंट्रोलर को दी है? मींस प्रोडक्शन नेचर का है, तो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी को हमने सैलरी दी है, सैलरी है मतलब इनडायरेक्ट खर्चा है। अब एमडी का काम क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, तो एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, या पढ़ोगे डायरेक्ट एक्सपेंस वाले चैप्टर में, जब भी हम रॉयल्टी देंगे तो वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल स्टोरेज चार्जेस या फिर मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल को फैक्ट्री में लाने का जो खर्चा है, मटेरियल को अच्छे से रखने का जो खर्चा है, मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। क्लियर?
तो ये सारे हमारी बेसिक बातें हो गई, कंसेप्ट इतना ही है, जितना भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट इतना ही है। फॉर्मेट आप लोगों को बता ही दिया, फॉर्मेट में बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना ही था इस चैप्टर में, कंसेप्ट तो बस इतना ही है। आइए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग फिगर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ये आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है। ऑफिस अप्लायंसेस, ये क्यों गिवन है? पक्का इस ऑफिस अप्लायंस में हम डेप्रिसिएशन शायद चार्ज कर रहे होंगे, प्लांट एंड मशीनरी अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस पे जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो किस नेचर का होगा? एडमिन नेचर का होगा, क्योंकि ऑफिस वर्ड जब यूज्ड है तो वो एडमिन रिलेटेड है। अगर फैक्ट्री वर्ड यूज रहेगा, जो चीज हम फैक्ट्री में रखते हैं उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन आएगा तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। कोई भी चीज जो हम ऑफिस में रखते हैं उस पर अगर डेप्रिसिएशन आएगा तो वो एडमिन ओवरहेड का पार्ट है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि देखिए, ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट है उन पे जो भी डेप्रिसिएशन बनता है, आपका इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट उसको एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का ट्रीट करता है, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का ट्रीट करता है। तो आपको भी क्या करना है, कोई भी ऑफिस के इक्विपमेंट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगा, लेकिन किस नेचर का? प्रोडक्शन नेचर का। ये बात ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग किसकी, अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर ऑफिस की बिल्डिंग है तो एडमिन ओवरहेड, वो आगे शायद बताएंगे। ये सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, मटेरियल परचेज्ड, परचेजेस गिवन है, फ्रेट ऑन मटेरियल गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री सुपरविजन। फैक्ट्री सुपरविजन कहां पर जाएगा? फैक्ट्री को सुपरवाइज करने का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री रिपेयर एंड अपकीप, फैक्ट्री को हमने रिपेयर करवाया है, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड। हीट लाइट एंड पावर, देखिए अगर हीट लाइट एंड पावर के बारे में कुछ भी अलग से नहीं बोला हुआ होगा, कुछ भी अलग से हीट लाइट एंड पावर के बारे में नहीं बोला होगा, तो आप हीट लाइट एंड पावर को या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मान सकते हो या फिर प्रोडक्शन कह रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ट्रीट कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो हीट लाइट एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस का भी पार्ट बनता है कभी कभी, और कभी कभी हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड का भी पार्ट बनता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको प्रोडक्शन ओवरहेड का ही पार्ट बनाइएगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला हीट लाइट एंड पावर को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि जनरली हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री में ही लगता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दिखाया है तब भी शायद गलत ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस किसका है? डिपेंड करेगा, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस नाम में ही है तो फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स कमीशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चा है सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस सैलरी कहां पर जाएगा? एडमिन ओवरहेड में। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, मैंने बोरो किए हैं फंड्स, उस पर इंटरेस्ट मिला है या इंटरेस्ट दिया है, पता नहीं क्या है। अच्छा, डेबिट है मतलब मैंने दिया है, तो अगर मैंने दिया है इसका मतलब क्या करना है? ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है तीनों की, फिनिश स्टॉक की, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस तीनों की। अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब ये खर्च हो गए लेकिन हमने दिए नहीं। डायरेक्ट लेबर को 8,000 और देना है, इनडायरेक्ट लेबर को 1,200 और देना है, इंटरेस्ट का 2,000 और देना है, तो इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड एज 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, 5% ऑफिस अप्लायंस पे डेप्रिसिएशन होगा, मशीनरी पे 10% होगा और बिल्डिंग पे 4% होगा। हीट लाइट एंड पावर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1:1 अमंग फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे बता दिया है कि हीट लाइट एंड पावर को 8:1:1 में फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में देना है। तो जो भी फैक्ट्री में जाएगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड, जो ऑफिस में जाएगा वो एडमिन ओवरहेड, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर? रेट एंड टैक्स अप्लाई टू 2/3 ऑफ फैक्ट्री, 2/3 फैक्ट्री का है, 1/3 ऑफिस का है, तो जो ऑफिस का है वो एडमिन ओवरहेड। आपका इंस्टीट्यूट जनरली सारे एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर ट्रीट करता है, सारे एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर ट्रीट करता है। तो आपको भी क्या करना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड है तो जितना भी ऑफिस का खर्चा है सब एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का मानना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जितना भी एडमिन ओवरहेड है सबको क्या करना है? प्रोडक्शन नेचर का मानना है। क्लियर है? 2/3 फैक्ट्री का है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 8:1:1 अमंग फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए सोल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में है 1,40,000, तो 1,40,000 लिखा। परचेज हमने कितने का किया है, परचेज हमने किया है 3,20,000 का, ऐड करेंगे। फ्रेट इनवर्ड है भैया, बिल्कुल फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट ऑन मटेरियल 16,000 है, ऐड करेंगे। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न भी है 4,800 माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 1,80,000, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000 माइनस 4,800 माइनस 1,80,000, 2,91,200। तो ये मिल गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इजी। अब डायरेक्ट लेबर में आपको गिवन है डायरेक्ट लेबर 1,60,000, ये तो गिवन है, और साथ में नीचे में ये भी गिवन है कि 8,000 रुपए का अभी देना बाकी है। तो कुल मिला के डायरेक्ट लेबर के पीछे क्या खर्च हुआ, 1,60,000 प्लस 8,000, 1,68,000, ऐड किया। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड किए, प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उनको। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में, तो प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी है 4,60,500 का, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 4,60,500 का 10%, 46050। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग है हमारी 2 लाख रुपीस की, 2 लाख पे क्या डेप्रिसिएशन है, 2 लाख पे 4% का डेप्रिसिएशन। लेकिन क्या पूरा फैक्ट्री के हिस्से में जाएगा, नहीं, फैक्ट्री के हिस्से में 8:1:1 है रेशियो, तो फैक्ट्री के हिस्से में 8 और टोटल क्या है 8:1:1 मतलब 10, तो फैक्ट्री के हिस्से में 8/10 जाएगा, ऑफिस के हिस्से में 1/10 जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से में 1/10 जाएगा। समझ में आया, 8:1:1 का रेशियो है, तो टोटल 10 है, 8 + 1 + 1, इसमें से फैक्ट्री का हिस्सा कितना है 8, तो फैक्ट्री को 8/10 मिल जाएगा, ऑफिस का हिस्सा 1 है तो 1/10 मिल जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का 1 है तो 1/10 मिल जाएगा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 2 लाख का 4% और उसमें 8/10 हिस्सा ऑफिस फैक्ट्री को मिला 6,400। इनडायरेक्ट लेबर, जो भी इनडायरेक्ट लेबर है वो मैंने पहले ही बताया था फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, तो इनडायरेक्ट लेबर कितना है हमारा, इनडायरेक्ट लेबर है हमारा 18,000 और कुछ बाकी है शायद, हाँ 1,200 रुपीज देना बाकी है, तो 19,200 पूरा कहाँ चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, फैक्ट्री रिपेयर एंड अपकीप 14,000, हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर को भी 8:1:1 के रेशियो में बांटना था, तो फैक्ट्री को कितना मिलेगा 8/10, हीट लाइट एंड पावर का जो अमाउंट है वो है 65,000, तो 65,000 इंटू 8/10, 52,000। फिर रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस में बताया था कि 2/3 फैक्ट्री का है 1/3 ऑफिस का है, तो 2/3 6,300 का 2/3 4,200 इधर चला जाएगा, और अलग से फैक्ट्री एक्सपेंस है 18,700, तो सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस को हमने लिखा, टोटल आ रहा है 170,550, अब 4,59200 प्लस 170,550 यह आएगा 6,29,750। प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड किया, हमें मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 2 लाख का ऐड किया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1,92,000 का माइनस कर दिया, तो मेरे को मिल गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट भी इसे कहते हैं। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, एडमिन ओवरहेड्स। और आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, जितने भी एडमिन ओवरहेड्स है सबको प्रोडक्शन नेचर का ट्रीट करता है अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बता देगा, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि एडमिन ओवरहेड 60% जो है वो प्रोडक्शन नेचर का है, तो 60% ही प्रोडक्शन नेचर का है, 40% फिर मार्केटिंग नेचर का हो जाता है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली वैसे करना है। अब एडमिन ओवरहेड्स में सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस ऑफिस में होते हैं, एडमिन का खर्चा है तो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगा 17,400 इंटू 5% 870। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 2 लाख का 4% और इसके हिस्से कितना आएगा ऑफिस के हिस्से 1/10 800। हीट लाइट एंड पावर 65,000 का था, ऑफिस के हिस्से 1/10 आया 6,500।
रेट्स एंड टैक्सेस 2/3 फैक्ट्री में गया, 1/3 इधर आ गया। ऑफिस सैलरीज 8600, तो सारे एडमिन ओवरहेड को ऐड किया हमने, हमें मिल गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 80,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 1,15,000, माइनस किया तो मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम क्या करते हैं, हमारे एडमिन ओवरहेड जो कि सेल्स रिलेटेड होते हैं उनको ऐड करते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था मार्केटिंग या फिर सेल्स रिलेटेड वाले एडमिन ओवरहेड के बारे में, तो कुछ नहीं जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा ऐड कर दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 2 लाख का 4%, 1/10। हीट लाइट एंड पावर यहाँ पे भी 1/10, तो 65,000 इंटू 1/10। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट सैलरीज एंड वेजेस, जो भी अमाउंट होगा लिखेंगे। कुल मिलाकर सब आ रहा है 92,400, तो ये हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स की अमाउंट हमें गिवन थी ऑलरेडी। देखिए ये जो सेल्स है कितना है, सेल्स है 7,68,000, लेकिन इसमें सेल्स रिटर्न भी है, तो हमेशा हमें नेट सेल्स लेना है, मतलब नेट ऑफ रिटर्न। तो 768 में से 14,000 माइनस करिए, कुल मिलाकर हमने सेल किया 7,54,000 का, तो वही लेंगे 7,54,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, गुड्स बनाने में जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट थी 7,14,020, सेल करके मिला है 7,54,000, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, तो ये डिफरेंस है। क्लियर एकदम। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का आइटम है। अब नेक्स्ट पता है, एक ऐसा टाइप ऑफ सम आता है एग्जाम में। सपोज करिए कि मैंने दो प्रोडक्ट्स बनाए, एक ए और एक बी। ए के 1000 यूनिट्स बनाए, बी के 1500 यूनिट्स बनाए। क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको ये नहीं गिवन होगा कि ए में पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या है या लेबर कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज को पकड़ते हैं, मटेरियल या लेबर को या एक्सपेंस को, मटेरियल की कॉस्ट नहीं गिवन है, ना ए की गिवन है ना बी की गिवन है, लेकिन टोटल में गिवन है कि टोटल मिला के मैंने मटेरियल का इतना पैसा खर्च किया है। जैसे इस एग्जाम्पल में टोटल मिला के मैंने मटेरियल में 70,000 रुपीज खर्च किए हैं, ए के 1000 यूनिट्स बनाए हैं, बी के 1500 यूनिट्स बनाए हैं। और क्या गिवन है डेटा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रेशियो इन ए इज टू बी इज 2:1। पर यूनिट जो कॉस्ट है उसकी रेशियो गिवन है कि ए और बी की जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब कि बी में मैं जो भी कॉस्ट लगाता हूं पर यूनिट, उसका ट्वाइस लगता है ए में। 2:1 का तो यही मतलब है, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:1। इसका मतलब ए में जो मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट वो बी का ट्वाइस है। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि बी में अगर मैंने x रुपीस खर्च किए हैं पर यूनिट, तो ए में मैंने क्या खर्च किया है 2x। ए में मैंने खर्च किया है 2x। प्राइमा फेसी अब इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आएगा, 70,000 है, रेशियो 2:1 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी। ए को मिलेगा 70,000 का 2/3 और बी को मिलेगा 70,000 का 1/3। यही तो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है। बट ये गलत है, ये नहीं करना है। नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों के अलग अलग है। ये हम कर सकते थे कब, जब दोनों के नंबर ऑफ यूनिट्स अगर सेम रहते तो, बट यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम टोटल रेशियो निकालेंगे। टोटल रेशियो हमें कैसे मिलेगा, टोटल रेशियो हमें मिलता है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी टोटल कॉस्ट आपको गिवन होगा तो आपको क्या करना है, पहले आपको टोटल रेशियो निकालना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल रेशियो में बटेगा। यही मिस्टेक हम एग्जाम में करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे मार्क्स कहाँ कटे। हमने तो सब सही करके आया था, फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए सपोज करिए कि ए के मैंने कितने यूनिट्स बनाए, ए के मैंने बनाए 1000 यूनिट्स, बी के मैंने बनाए 1500 यूनिट्स। बी में मटेरियल कॉस्ट मैंने सपोज किया कि x लगेगा, तो ए में क्या लगने वाला है, जो भी बी में लगेगा उसका ट्वाइस, दैट इज 2x। तो टोटल कॉस्ट अब क्या आने वाली है, ये टोटल रेशियो, ये यूनिट रेशियो थी, इसी को मैंने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल रेशियो निकाल लिया। 1000 इंटू 2x 2000x और 1500 इंटू x 1500x, कुल मिलाकर ये आया 3500x। और ये टोटल कॉस्ट भी आपको पता है कि ये 70,000 के बराबर है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा x इज इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाई 3500, दैट इज ₹20। मतलब अगर b में पर यूनिट कॉस्ट 20 लगता है तो a में पर यूनिट कॉस्ट 40 लगेगा।
समझ में आया क्या करना है हमें? बी में अगर 20 लग रहा है तो ए में फिर 40 लगेगा। भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर पूरा समझ में आ जाएगा। ST Limited manufactures two types of pen, pen P and pen Q. The cost data for the year ended 30th June 2017 is as follows. कॉस्ट डेटा गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल के पीछे खर्च हुआ है 4 लाख रुपीज, डायरेक्ट वेजेस के पीछे खर्च हुआ है 2,24,000 रुपीज और प्रोडक्शन ओवरहेड के पीछे खर्च हुआ है 96,000 रुपीज। क्लियर है? और ये टोटल कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि पर यूनिट किसी का गिवन है, टोटल गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप पी कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल एज इन टाइप क्यू। इस लाइन का मतलब है कि जो भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है टाइप क्यू की, उसकी ट्वाइस है टाइप पी की। जैसा अभी पिछले एग्जांपल में था कि अगर टाइप क्यू की कॉस्ट x है तो टाइप पी की जो कॉस्ट है वो 2x है। डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप क्यू वर 60% ऑफ दोस फॉर टाइप पी। जितना भी टाइप पी में लगता है उसका 60% लगता है टाइप क्यू में। अगर टाइप पी में सपोज करते हैं कि 10 रुपीज डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, तो टाइप क्यू में क्या होगा, 10 रुपीज का 60%, दैट इज 6 रुपीज एग्जाम्पल। अब प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज ऑफ द सेम रेट फॉर बोथ टाइप्स। प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों के लिए सेम है, अगर P में Z लग रहा है तो Q में भी फिर Z लगेगा। तो ये डेटा को लिख लेते हैं एक बार, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, नहीं एक्सपेंस नहीं, ओवरहेड था ना, प्रोडक्शन ओवरहेड PQ। क्या डेटा है कि अगर Q में X लगता है तो P में 2X लगेगा। मटेरियल के लिए तो यही डेटा है, Q में जितना भी लगा उसका ट्वाइस P में लगा। लेबर में जितना P में लगेगा उसका 60% Q में लगेगा। तो अगर मैं मानता हूं कि P में Y लगा, सपोज P में Y लगा, तो Q में क्या लगने वाला है, Y का 60%, Y का 60% दैट इज 0.6Y, Y इंटू 60% आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.6Y। सिंपल है, करके दिखा देता हूँ, y इंटू 60%, y इंटू 60/100, तो ये 0.6y आएगा। और ओवरहेड में दोनों के लिए सेम रेट है, P के लिए भी Z, Q के लिए भी Z। ठीक है, तो ये पर यूनिट रेशियो है। अब मेरे को क्या चाहिए, वेरी गुड, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करके हम अपना टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जैसा एग्जाम्पल में किया था। अब नंबर ऑफ यूनिट्स क्या गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया, एडमिन ओवरहेड वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, एडमिन ओवरहेड डायरेक्ट लेबर पे डिपेंडेंट है, तो पहले तो डायरेक्ट लेबर निकालना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट वर 50 पैसे पर पेन फॉर बोथ टाइप्स। दोनों ही पेन के ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट है वो क्या है, 50 पैसे पर पेन। हमेशा याद रखिएगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यूनिट सोल्ड पे लगता है। कई बार क्या होता है ना कि जितने यूनिट्स हम बनाते हैं उतने यूनिट्स हम सेल नहीं करते हैं, तो जितने यूनिट्स हम सेल करेंगे सिर्फ उन पे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा। मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, ये सारे खर्चे तो जितने गुड्स आपने बनाए सब पे लगेगा, लेकिन सेलिंग का जो खर्चा है वो सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे लगता है जो बिक जाते हैं। मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंस का खर्चा तो उन सब यूनिट्स पे लगेगा जितने प्रोड्यूस हुए, क्योंकि प्रोडक्शन में खर्चा लगा तो सारे यूनिट्स पे लगा, लेकिन सेलिंग का खर्चा तो सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे लगेगा ना जो बिके। समझ में आया? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, टाइप पी का है 40,000 और टाइप क्यू का जो है दैट इज 1,20,000। एक सेकेंड के लिए बस पेन चार्ज कर लेते हैं। टाइप पी में, और मैंने सेल कितना किया है, टाइप पी को सेल किया है 36,000 और टाइप क्यू को सेल किया है 1 लाख। मैंने बनाए कितने, टाइप पी मैंने बनाया 40,000 यूनिट्स, सेल किया 36,000 यूनिट्स, मतलब 4,000 यूनिट्स अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, 4,000 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है। 40,000 मैंने बनाए, 36,000 मैंने सेल किए, 4,000 यूनिट्स अभी भी मेरे पास पी है। और क्यू मेरे पास कितना है, क्यू के 1,20,000 यूनिट्स मैंने बनाए, सेल किया मैंने सिर्फ 1 लाख यूनिट्स, दैट मीन्स 20,000 अभी भी स्टॉक में है। अब मटेरियल की कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, पी क्यू, मटेरियल की कॉस्ट है 2x, मैंने बनाया 40,000 यूनिट्स, तो ये आया 80,000 x। क्लियर? और वही क्यू पे x है कॉस्ट, मैंने बनाया 1,20,000 यूनिट्स,
तो 1,20,000 x, ये टोटल आ जाएगा 2 लाख x। और ये 2 लाख x किसके बराबर है? ये 2 लाख x 4 लाख के बराबर है। गिवन है तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 4 लाख रुपीज है। तो टोटल मिला के मटेरियल में लगा 2 लाख x और उसकी अमाउंट भी गिवन है 4 लाख। पर यूनिट मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या आने वाली है? 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, दैट इज 2 रुपीज। दैट इज 2 रुपीज। तो P में मटेरियल की कॉस्ट आई 4 और Q में आई 2। x की वैल्यू 2 है तो P में तो 2x लगा, तो 2 इंटू 2 4 और Q में 2 रुपीज। अब ऐसे ही लेबर के लिए करते हैं। लेबर में P में लगा है y, यूनिट से 40,000, तो 40,000 y, और Q में 0.6 y लगा है, यूनिट से 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 0.6 72,000 y। ऐड किया 1,12,000 y, 1,12,000 y, और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 2,24,000, 2,24,000। तो y की वैल्यू आने वाली है 2,24,000 डिवाइडेड बाई 1,12,000। डिवाइड किया तो मेरे को मिल गया ₹2। तो P के केस में जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज, और Q के केस में 2 का 60%, 2 का 60%, दैट इज 1.2। ये हो गया लेबर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड की। प्रोडक्शन ओवरहेड PQ, P में भी Z है, Q में भी Z है। कितने यूनिट्स है P के? 40,000, Q के यूनिट से 1,20,000। ये आया 40,000 Z और ये आया हमारा 1,20,000 Z, दैट इज 1,60,000 Z। और ये 1,60,000 Z किसके बराबर है? प्रोडक्शन ओवरहेड की जो वैल्यू है वो है 96,000, वो है 96,000। तो 1,60,000 Z इज इक्वल टू 96,000, Z इज इक्वल टू 96,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 96,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, यह आया 0.6, यह आ गया 0.6। क्लियर है? अब ये तीनों खर्चे निकल गए। अब अपने को क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट बनाते हैं आराम से। चलिए देखिए, P के कितने यूनिट्स मैंने बनाए? 40,000 यूनिट्स, और Q के मैंने बनाए 1,20,000 यूनिट्स। P में पर यूनिट कॉस्ट है 4 रुपीज, 40,000 यूनिट्स बने तो 1,60,000, और डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आई 2 रुपीज, 40,000 यूनिट्स बने तो 80,000। प्राइम कॉस्ट आ गया 2,40,000। Q में पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 2 रुपीज है तो 2 इंटू 1,20,000, 2,40,000, और लेबर का कॉस्ट क्या आया था? 2 रुपीज का 60%, 1.2 इंटू 1,20,000, 1,44,000। प्राइम कॉस्ट मिल गया। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट मैंने निकाल ही लिया था, दोनों के लिए ही 0.6 था, तो 0.6 इंटू 40,000 24,000, और Q में 0.6 इंटू 1,20,000 72,000। तो ये आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड किया, मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम आता है हमारा एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड के लिए हमें बताया गया है कि 200% है डायरेक्ट लेबर का। 200% का मतलब जितना भी डायरेक्ट लेबर है उसका ट्वाइस। तो डायरेक्ट लेबर है हमारा 80,000, 80,000 का ट्वाइस 1,60,000, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है 1,44,000, तो इसका ट्वाइस 2,88,000। क्लियर? अब हमने एडमिन ओवरहेड को ऐड किया, हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला 4,24,000, कितने यूनिट्स का? 40,000 यूनिट्स का। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट है 10.6। तो मेरे पास जो स्टॉक बच गया, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया, उसको भी तो हम इसी अमाउंट पे वैल्यू करेंगे। एक यूनिट को बनाने में 10.6 लगा, हमने पढ़ा था ना फॉर्मेट में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो लेस तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यूनिट्स है, अमाउंट नहीं गिवन है। तो जब अमाउंट नहीं होगा तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ पहले डिवाइड किया, पर यूनिट की कॉस्ट आई 10.6, तो इसी 10.6 पे वैल्यू करना है। कितने यूनिट्स है मेरे पास स्टॉक में? 4,000 यूनिट्स,
तो 10.6 इंटू 4,000 42,400। क्लियर है। और क्यू के केस में 7,44,000 रुपीज कॉस्ट आई, कितने यूनिट्स की? 1,20,000 की। तो पर यूनिट की कॉस्ट है 6.2, तो इसी 6.2 के हिसाब से क्या करेंगे हम? वैल्यू कर देंगे। कितने यूनिट्स? 20,000 यूनिट्स, तो 1,24,000। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस किया, मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए बताया गया था कि 50 पैसा लगेगा फॉर ईच टाइप ऑफ पेन। पी के मैंने कितने यूनिट सेल किए हैं? 36,000 यूनिट सेल किए हैं, तो 36,000 पे 50 पैसा के हिसाब से 18,000 लगेगा। और क्यू में 50 पैसा के हिसाब से मैंने 1 लाख यूनिट सेल किया, तो 50,000 लगेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। सेल्स अमाउंट मेरे को ऑलरेडी गिवन है, पी के लिए 14 रुपीज है और क्यू के लिए 10 रुपीज है। तो पी के 14 यूनिट्स इंटू कितने यूनिट्स मैंने बेचे? 36,000, तो 14 इंटू 36,000 5,04,000। और क्यू में 1 लाख यूनिट्स बेचे 10 रुपीज के हिसाब से, तो 10 लाख। जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट है। बहुत इजी, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, अब जो क्वेश्चंस है सब कंसेप्ट पे तुरंत बनते चले जाएंगे। PR Limited manufactures and sells a type of typical brand of tiffin boxes under its own brand name. The installed capacity of the plant is 1,20,000 units per year, distributable evenly over each month of the calendar year. इस लाइन का मतलब है कि हर महीने 10,000 यूनिट्स करके हम बना रहे हैं। साल भर में 1,20,000 यूनिट्स बनाया, इसका मतलब हर यूनिट हर साल हर महीने 10,000 यूनिट्स बनाया। The cost accountant of the company has informed the following cost structure. Raw material की cost given है, labor given है, expense given है, variable overheads given है, fixed overheads given है। Semi variable overheads are as follows. Semi variable overheads के बारे में क्या बताया गया है? 7,500 पर मंथ अप टू 50% ऑफ कैपेसिटी। अगर हम 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करें तो मेरी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है? 7,500 पर मंथ। एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब है कि अप टू 50% अगर आप कर रहे हो तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 7,500 पर मंथ। अब इससे 25% तक के रेंज में ये 2,500 बढ़ता चला जाएगा। मतलब 50% से लेके 75% तक अगर आप हो तो 2,500 और बढ़ गया, 10,000 पर मंथ। फिर अगर मैंने 25% और बढ़ाया, दैट मीन 75% से 100% के बीच में, फिर 2,500 बढ़ जाएगा, 12,500 पर मंथ। द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ द कैलेंडर ईयर। पहले जो 7 महीने हैं उस पर 50% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट 7 months की बात करूं, फर्स्ट 7 months कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए होंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कैपेसिटी मेरी है 1,20,000 यूनिट्स की, लेकिन ये पूरे साल भर की है। ये 1,20,000 पूरे साल भर की है। तो 7 months की कितनी आएगी? डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 महीने की पता चल गई। लेकिन ये 100% कैपेसिटी है। क्या हमने 100% कैपेसिटी पे काम किया है? नहीं भैया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर है इसकी फुल कैपेसिटी। तो पर मंथ की फुल कैपेसिटी कितनी है? पर मंथ की फुल कैपेसिटी पर मंथ 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 10,000 पर मंथ मैं बना सकता हूँ। 10,000 यूनिट्स पर महीने बना सकता हूँ, ये मेरी फुल कैपेसिटी है। तो 7 महीने में कितने बनाऊंगा? 10,000 यूनिट्स इंटू 7 महीने। लेकिन इन 7 महीने में क्या मैंने 100% पे काम किया है? नहीं, सिर्फ 50% कैपेसिटी पे काम किया है। दैट मीन्स मैंने सिर्फ 5,000 यूनिट्स बनाए होंगे। 10,000 फुल कैपेसिटी है, मैंने 50% पे काम किया, मतलब 5,000 यूनिट्स बनाए होंगे। 10,000 इंटू 7 इंटू 50%, 35,000 यूनिट्स बने पहले 7 महीने में। फिर उसके बाद एंड 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। और जो बच गए महीने, जो बाकी के 5 महीने हैं, उस पर 10,000 इंटू 5 months इंटू पूरा 100%, तो ये आने वाला है 50,000 यूनिट्स। तो कुल मिलाकर कितने यूनिट्स बने? 85,000 यूनिट्स बने। 85,000 यूनिट्स बने। क्लियर है? द सेलिंग प्राइस फ्रॉम 1 जनवरी 16 से 31 जुलाई 16, मतलब पहले के 7 महीने में जो सेलिंग प्राइस है वो 69 रुपीज है। द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट इट्स एनुअल प्रॉफिट टारगेट ऑफ 8 lakhs। प्रॉफिट टारगेट है 8 लाख रुपीज का।
You are required to suggest the selling price per unit for the period from 1st August 16 to 31st December 16. जो नेक्स्ट 5 महीने हैं उस पर हम क्या सेलिंग प्राइस रखें? तो पहले ये देखते हैं कि जो पहले 7 महीने उसमें हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया है. मेरे को पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कमाया है. टोटल प्रॉफिट 8 लाख रुपीस कमाना था, तो कितना और कमाना रह गया वो निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे. क्लियर है? तो पहले 7 मंथ्स के लिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा? सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स? आइडेंटिफाई करिए कि हम किस रेंज में हैं. हम किस रेंज में 50% हमने काम किया, तो अप टू 50% में हम इस रेंज में 7500 पर मंथ. तो 7500 इंटू 7 महीने, क्योंकि ये 7500 तो पर महीने का था 7 मंथ का, क्या बनता है 7500 इंटू 7, 52,500. क्लियर? अब देखते हैं पहले 7 महीने में हमने क्या प्रॉफिट कमाया है. 1 जनवरी से 31 जुलाई. नंबर ऑफ यूनिट्स 35,000. मैंने बताया कैसे आया. रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 12, डायरेक्ट एक्सपेंस 2, वेरिएबल ओवरहेड 16. तो 20, 12, 2, ये आ गया 34. प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितने यूनिट्स बनाए 35,000, तो 34 इंटू 35,000 11,90,000. ये है मेरी प्राइम कॉस्ट. अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड में 3 है, एक तो वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है, एक सेमी वेरिएबल है. वेरिएबल ओवरहेड कितना है 16, तो 16 इंटू सीधा यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितने यूनिट्स है 35,000, तो 16 इंटू 35,000 यह आएगा 5,60,000. क्लियर? सेमी वेरिएबल ओवरहेड मैंने बताया कितना आएगा 52,500. ये भी लिख दिया. पर यूनिट निकाल लिया. 52,500 कितने यूनिट्स का है 35,000 यूनिट्स का, डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1.5. फिक्स्ड ओवरहेड कैसे मिलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख, लेकिन ये 3 लाख पूरे साल भर का है. 7 महीने का निकालिए. 3 लाख इंटू 7/12, 3 लाख इंटू 7/12, 1,75,000. तो टोटल कॉस्ट आ गई सब मिला के 19,77,500. और पहले के 7 महीने में मैंने किस रेट पे बेचा है गुड्स को, तब मेरी सेलिंग प्राइस है 69. तो 69 रुपीज के हिसाब से 35,000 यूनिट्स के बनते हैं 24,24,15,000. अब 19,77,500 इज द कॉस्ट, 24,15,000 इज द सेलिंग प्राइस. सो व्हाट इज द प्रॉफिट? जो बैलेंसिंग फिगर है 4,37,500, ये बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट. मतलब मैंने 4,37,500 तो कमा लिया है. कमाना था 8 लाख, कितना मैंने कमा लिया 8 लाख में 4,37,500 ऑलरेडी कमा लिया. तो 3,62,500 और चाहिए. अब यहाँ पे सारे कॉस्ट लिखिए. देखिए प्राइम कॉस्ट तो सेम है, 34 का 34 ही रहेगा. कितने यूनिट्स है यहाँ पे 50,000 यूनिट्स है, ये भी मैंने निकाल के दिखाया. 34 इंटू 15,000 17 लाख, 34 इंटू 50,000 17 लाख आ गया प्राइम कॉस्ट. अब ऐड करिए वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपीज के हिसाब से, 16 इंटू 50,000 8 लाख. सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या रहने वाला है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे 12,500 का रहेगा. 12,500 इंटू 5, 12,500 इंटू 5 करिए. 12,500 इंटू 5 कितना होगा 62,500. क्लियर है? और फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा 3 लाख था, जिसमें से 175 तो इधर आ गया, तो जो रिमेनिंग है 125 वो इधर आएगा. टोटल कॉस्ट आ गई 26,87,500. मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 3,62,500. लिख दिया यहाँ पे. अब 26,87,500 तो कॉस्ट चाहिए, 3,62,500 प्रॉफिट चाहिए. तो कुल मिला के मेरे को 30,50,000 चाहिए. 30,50,000 चाहिए कितने यूनिट्स में से 50,000 यूनिट्स में से. 30,50,000 यूनिट्स रुपीस चाहिए 50,000 यूनिट्स में से. तो पर यूनिट की कॉस्ट क्या आने वाली है 30,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, दैट इज 61 रुपीज. हो गया क्लियर? 61 क्लियर एकदम. तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए 61. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सेल्स फॉर द ईयर गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है 17,50,000. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब एडमिन ओवरहेड भी गिवन है 2,50,000. सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 3,50,000. रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 1 जनवरी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है. फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है. WIP ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है. डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड. बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 175% है वर्क ओवरहेड का. तो 17,50,000
इज इक्वल टू 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। यही तो है, वर्क्स ओवरहेड का 175% डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर 17,50,000 है, वर्क्स ओवरहेड मिल जाएगा। वर्क्स ओवरहेड इज इक्वल टू 17,50,000 डिवाइडेड बाई 175%, ये आएगा 10 लाख। तो वर्क्स ओवरहेड मिल गया 10 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड्स वुड बी 11,200। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? 11,200 पर यूनिट। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडमिन ओवरहेड भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन इन्होंने एडमिन ओवरहेड को इंक्लूड नहीं किया है। तो मेरे को तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं, कितने यूनिट्स बेचे हैं, तभी तो मैं टोटल सीओजीएस निकाल पाऊंगा। यहाँ पे सीओजीएस पर यूनिट गिवन है, वो भी एडमिन ओवरहेड को हटाने के बाद। तो पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड, फिर एडमिन ओवरहेड को उसमें ऐड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी 700 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? 700 पर यूनिट। देखिए आपको सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट भी गिवन है और टोटल सेलिंग एक्सपेंस भी गिवन है। कुल मिलाकर मैंने 3,50,000 सेलिंग एक्सपेंस दिया है, पर यूनिट का 700 रुपए देता हूं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 700, ये आने वाला है फिर 500, नहीं कुछ गलती किया क्या मैंने, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 700, 500 यूनिट्स। मैंने 500 यूनिट सेल किए हैं, 500 यूनिट सेल किए हैं। अब कॉस्ट ऑफ सीओ गुड सोल्ड क्या है? 11,200, तो 11,200 इंटू 500, यह आएगा 11,200 इंटू 500, 56 लैक्स एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड ऐड करिए, एडमिन ओवरहेड आपको गिवन है 2,50,000 प्लस 2.5 लाख, यह आएगा 58,50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड कितना है? 58,50,000। कैसे आया? पहले मैंने निकाला कि कितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं, वो कैसे मिला? सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड किया सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट से, तो पता चला 500 यूनिट्स मैंने बेचे। अब 500 यूनिट जो मैंने बेचे उस पे सीओजीएस क्या है? 11,200 के साथ मल्टीप्लाई करके मिल गया, फिर उसमें एडमिन ओवरहेड को इंक्लूड कर दिया। क्लियर है? मेरे को निकालना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल परचेज, मेरे को सीओजीएस मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम है, सेलिंग एक्सपेंस मालूम है, तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेल्स माइनस करूंगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सीओजीएस, सीओजीएस कितना है? 58,50,000। कैसे है मैंने बता दिया। पहले मैंने क्या किया, सेलिंग एक्सपेंसेस के हेल्प से मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिया कि कितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं। 500 यूनिट्स मैंने बेचे, 11,200 सीओजीएस था एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड पर यूनिट, तो वहां से मेरे को टोटल मिल गया 56 लाख एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड। उसमें 2,50,000 मैंने एडमिन ओवरहेड इंक्लूड किया, 58,50,000। अब उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, 62 लाख है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स अमाउंट आपको गिवन है 75 लाख, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर 13 लाख। ये तो पार्ट क्लियर है। अब चलते हैं, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मालूम है, लेकिन सीओजीएस मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मालूम है, गिवन है क्वेश्चन में कितना है? 19 लाख। तो यहां पुट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक यहां पुट करेंगे, बैक कैलकुलेशन पे चलना है। तो 58,50,000 क्या करना पड़ेगा? जब बैक कैलकुलेशन करेंगे तो रिवर्स करना है, यहां पे माइनस था तो प्लस करिए, 58,50,000 प्लस 19 लाख माइनस 17,60,000, 59,90,000। समझ में आया ये 59,90,000 कैसे आया? आप सीधा समझिए कि ये फिगर आपके पास नहीं है, एक्स है, ये गिवन है प्लस, ये माइनस, तो ये मिलेगा। तो अब इनके हेल्प से जाना है यहाँ पे, तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स 2,50,000 गिवन था, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। फैक्ट्री कॉस्ट में वापस से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस गिवन है, बैक कैलकुलेशन में इसको प्लस करिए इसको माइनस करिए तो ये फिगर मिल जाएगा। ये हमारा क्या है? वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने निकाल के दिखाया ही 10 लाख। फिर प्राइम कॉस्ट मिला। अब प्राइम कॉस्ट में ओपनिंग डायरेक्ट लेबर को माइनस किया तो मेरे को डायरेक्ट लेबर कंज्यूम मिल गया। भैया ये वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको फ्रेश करके देखते हैं तब बेटर समझ में आएगा। देखिए पहले एक फॉर्मेट बनाइए पूरा अच्छा से, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे को मिल जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर गिवन है 1,75,000 नहीं 17,50,000 सॉरी 17,50,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, तो मेरे को मिलता है प्राइम कॉस्ट। तो अभी तो प्राइम कॉस्ट भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही नहीं है हमारे पास। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आप लोगों को बताया कैसे आया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बताया था कि वो जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसका 175% डायरेक्ट लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर को 175% के साथ डिवाइड किया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया। ये 10 लाख है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो मेरे को मिलता है वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP माइनस। तो ओपनिंग WIP की वैल्यू क्या है? ओपनिंग WIP की वैल्यू है 10,50,000, क्लोजिंग है 14,50,000। ओपनिंग है 10,50,000, क्लोजिंग है 14,50,000। तो हमें मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं अपने एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है मेरे को। एडमिन ओवरहेड्स गिवन है 2,50,000, तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस, तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा सेल्स। क्लियर एकदम। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 75 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखाया कैसे। 11,200 पर यूनिट था, मल्टीप्लाई किया 500 से। क्यों? क्योंकि मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 500 यूनिट्स। वो कैसे मिला? सेलिंग एक्सपेंस कुल मिला के है 3,50,000 और पर यूनिट की जो सेलिंग एक्सपेंस है वो है 700, उससे डिवाइड करके मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया 11,200 रुपीज इंटू 500, 56 लाख। उसमें एडमिन ओवरहेड को इंक्लूड किया क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड था, तो एडमिन ओवरहेड को इंक्लूड किया 2,50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 58,50,000। इसमें सेलिंग एक्सपेंस ऐड किया 3,50,000, तो ये आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 62 लाख। प्रॉफिट आएगा 13 लाख, बैलेंसिंग फिगर। अब मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 17,60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 19 लाख, तो 19 लाख माइनस 17,60,000 प्लस। तो देखिए बैक कैलकुलेशन करना है, तो बैक कैलकुलेशन में हम रिवर्स करते हैं। 50 हमने इस अमाउंट में, ये जो भी अमाउंट है इसमें इसको प्लस किया होगा, इसको माइनस किया होगा, तब जाके ये मिला होगा। अब मैं उल्टा जा रहा हूं, तो उल्टा जाऊंगा तो जिसको माइनस किया उसको प्लस करना पड़ेगा और जिसको प्लस किया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 58,50,000 में 19 लाख को प्लस करेंगे और 17,60,000 को माइनस करेंगे, तब जाके ये अमाउंट मिलेगा जो कि है 59,90,000। क्लियर हुआ? इस अमाउंट में ये प्लस किया, ये माइनस किया, तब ये मिला। तो जब रिवर्स जाएंगे तो जिसको माइनस किया उसको प्लस करना होगा। सीधा वही तो बात है। अगर मैंने एक अमाउंट में एक चीज को प्लस किया तो जो मिला उसमें से उसको माइनस करेंगे तब तो बैक वाला चीज मिलेगा। ये कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा रिपीट करूंगा। तो इस अमाउंट में
मैंने इसको प्लस किया, इसको माइनस किया तो ये मिला। अब इसमें इसको प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा। 59,90,000 आया। फिर से इस अमाउंट को माइनस कर दूंगा इसमें से तो ये मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 59,90,000 माइनस 2,50,000, 57,40,000। फिर से वही बैक कैलकुलेशन है, तो जिसको माइनस किया उसको प्लस, जिसको प्लस किया उसको माइनस। 57,40,000 में प्लस करेंगे 14,50,000, 10,50,000 माइनस कर देंगे, यह आएगा 61,40,000 ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। 61,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 10 लाख है, माइनस करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 51,40,000। अब इसमें से डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है माइनस करिए, 70,50,000। तो 51,40,000 माइनस 17,50,000, यह आया हमारा 33,90,000। अब ओपनिंग स्टॉक पता है मेरे को रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 8 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10,60,000 माइनस ये फिगर है x। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलना चाहिए, तो 8 लाख प्लस x माइनस 10,60,000 इज इक्वल टू 33,90,000। बस सॉल्व कर लीजिए, x यहीं पे रह जाएगा 33,90,000, ये 1060 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, 8 लाख इधर प्लस है तो माइनस, वही बैक कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट। 33,90,000 प्लस 10,60,000 माइनस 8 लाख, 36,50,000। तो हमारा परचेज आने वाला है 36,50,000। क्लियर है? बस ऐसे ही करना था इसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मटेरियल करंट ईयर में 50% है, इंक्रीज हो जाएगा 10% से, तो 50% प्लस 10% 55% हो जाएगा। लेबर 30% है, इंक्रीज बाय 15%, तो 30% का 15% बढ़ा दीजिए, 30 प्लस 15% 34.5% हो जाएगा। ओवरहेड्स 20% है, कुछ नहीं बोला है तो वही रहेगा, जो 20% है उतना ही रहेगा। टोटल कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस है 5,000। द प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 20% ड्यू टू डिक्रीज इन कॉस्ट। अभी हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे आगे चलने वाले फ्यूचर में क्या होगा, हम 20% कम प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ जा रहा है। अगर सेलिंग प्राइस वही रहेगा, कॉस्ट बढ़ गई है तो हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ना। अभी हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे 20% फिर कम प्रॉफिट कमाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए करंट में 0.5 है तो बढ़ के क्या होगा, 0.5 में बढ़ा दीजिए आप 10%, तो ये हो जाएगा 0.55x। अभी 50% है, 10% बढ़ गया तो 55% हो जाएगा। अभी 30% पे काम कर रहे हैं, 15% और बढ़ गया तो 34.5% हो जाएगा। ओवरहेड तो सेम है, तो अगर अभी टोटल कॉस्ट x है तो नेक्स्ट केस में क्या आएगी, 0.55 प्लस 0.345 प्लस 0.2 1.095x। सेलिंग प्राइस 5,000 है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस सेम है 5,000, तो प्रॉफिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 5,000 माइनस x। यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला, 5,000 माइनस जो कॉस्ट है 1.095। देखिए सीधा सीधा बात है, अभी हम 50% पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या होगा 55% हो जाएगा। लेबर 30% है तो 34.5% हो जाएगा। ओवरहेड्स 20% है तो वो 20% का 20% ही रहेगा। ये 100% है, ये कितना आने वाला है हमारा 109.5%। क्लियर? ये कॉस्ट, इसको मैंने ट्रीट किया x। 100% अगर x है तो 109.5% क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 109.5 इंटू डिवाइड बाई 100, परसेंटेज से हटा दिया तो ये आ जाएगा 1.095x। ये है कॉस्ट। प्राइस क्या है, प्राइस है 5,000, यहाँ पे भी प्राइस है 5,000, तो प्रॉफिट प्राइस माइनस कॉस्ट 5,000 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 5,000 माइनस 1.095x। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20% रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब ये जो है इसमें से अगर मैं 20% माइनस कर दूं, इसमें से 20% माइनस कर दूं तो ये मिलेगा मेरे को। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं
कि 5000 माइनस एक्स का 80% ये है, 20% प्रॉफिट कम हो गया, मतलब जितना अभी प्रॉफिट था उसका 80% है ये। तो क्लियर है, अब इसी को सॉल्व करना है। 5000 माइनस एक्स इंटू 80% इज इक्वल टू 5000 माइनस 1.095 एक्स। सॉल्व करिए। 5000 का 80% कितना होगा, 5000 का 80% 4000 माइनस 80% इंटू एक्स 0.8 एक्स इज इक्वल टू 5000 माइनस 1.095 एक्स माइनस 0.8 एक्स। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4000 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1.095 माइनस 0.8 0.295 एक्स इज इक्वल टू 1000। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, 1000 डिवाइडेड बाई 0.295, 3389.83, 3389.83। तो यहाँ पे कॉस्ट है 3389.83 और यहाँ पे ये बढ़ गया कुछ। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर द प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। बस अब मैंने आपको एक्स की वैल्यू तो बता दी है, बस आपको पुट कर लेना है एक्स, तो ये हो जाएगा, एकदम इजी है। चलिए ये अप्रॉक्सीमेटली 3390 ही आएगा, वही आया 3389.83। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कॉस्ट शीट का जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चंस तो पक्का ही डिस्कस किए होंगे और वो सारे क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के पूछे हुए क्वेश्चंस थे। तो अगर आप उनको भी कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस चैप्टर में आपके फुल 7 में से 7 आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही सक्सेस है। जैसे मूवी इंडस्ट्री जो होती है वो किस हिसाब से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो वैसे ही हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट हो चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, इसमें पास करने का एक ही रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 6 को प्रैक्टिस करते हैं। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 2015-16। डायरेक्ट मटेरियल में 320 लगा है, वेजेस में 8 लाख लगा है, प्रोडक्शन ओवरहेड 25% वेरिएबल है, तो जो बचा हुआ है वो फिक्स्ड होगा। तो वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग करते हैं। 4,80,000 का 25%, 1,20,000 ये वेरिएबल पोर्शन है। फिक्स्ड पोर्शन क्या आने वाला है, 4,80,000 का 75%, 3,60,000। एडमिन ओवरहेड 75% फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड पोर्शन कितना है, 1,60,000 का 75%, यह आएगा हमारा 1,60,000 का 75%, 1,20,000। जो बच गया वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल आएगा 40,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स्ड है, तो 2,40,000 का 2/3, 1,60,000 फिक्स्ड है, तो जो बच गया वो वेरिएबल है 80,000। सेल्स है 125 पर यूनिट के हिसाब से 25 लाख रुपीज। सेल्स रेवेन्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स 25 लाख डिवाइडेड बाई 125, यह आएगा 20,000। तो आपने कुल मिला के 20,000 यूनिट सेल किए हैं। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20% बाई इंक्रीइंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 45,200। अगर हम एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं 45,200 का तो हमारी आउटपुट क्वांटिटी 20% से बढ़ जाएगी। तो अभी 20,000 यूनिट्स हमने सेल किया है, नेक्स्ट में हम कितने करेंगे, 20,000 प्लस 20%, दैट इज 24,000। मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाई 10%, मटेरियल के दाम 10% से बढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले सारे वेरिएबल खर्चे जितने भी हैं उनके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। 3,20,000 लगा है 20,000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट आया 16। 8 लाख रुपीज लगा है 20,000 यूनिट्स के लिए, तो ये आया 40 रुपीज। प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल को ही हमें चाहिए, तो वेरिएबल पर यूनिट निकालिए। वेरिएबल है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 6 रुपीज। यहाँ पे वेरिएबल है 40,000, हमने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं तो 2 रुपीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वेरिएबल है 80,000, हमने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं 4 रुपीज। क्लियर।
मटेरियल प्राइसेस 10% से बढ़ने वाले हैं, तो अभी 16 है, 10% बढ़ा दीजिए, 17.6 हो जाएगा। वेज रेट विल गो अप बाय 5% along with increase in overall direct labor efficiency of 12%। ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको स्टार मार्क करिए और इसको 3 से 4 बार तो जरूर देख के जाइएगा, तभी समझ में आएगा। हमारा जो वेज रेट है वो 5% से बढ़ने वाला है। अभी वेज रेट क्या है? अभी वेज रेट है 40 रुपीज, 5% से बढ़ने वाला है, तो न्यू वेज रेट क्या होना चाहिए? 40 प्लस 5%, 42। लेकिन एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। क्वेश्चन में बता रहा है कि अभी वेज रेट 40 है, मतलब अभी हम 100% काम करने का 40 रुपीज देते हैं। अभी अगर लेबर 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो हम 40% देते हैं। तो अगर सिर्फ वेज रेट बढ़ता है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, तो हम 100% का कितना देते हैं? 42 देते हैं। वेज रेट बढ़ने का मतलब है कि वेज रेट बढ़ गया तो अब 100% काम करने का आपको कितना देना पड़ेगा? 42। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी भी साथ साथ बढ़ रही है। जब एफिशिएंसी भी साथ साथ बढ़ेगी, इसका मतलब है कि अब लेबर 100% काम नहीं कर रहा है, लेबर 112% काम कर रहा है 42 में। लेबर 100% काम नहीं कर रहा है 42 में, लेबर 112% काम कर रहा है 42 में। तो 100% का क्या बनता है? 100% का बनेगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, 42 डिवाइडेड बाई 112% इंटू 100%। लेबर को हम 42 दे रहे हैं लेकिन 112% का, तो 100% का क्या बनेगा? 42 डिवाइडेड बाई 112% इंटू 100%, 37.5। तो ये लेबर की रेट आने वाली है। वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाई 5%। सारे वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से बढ़ने वाले हैं। तो ये 6 है तो ये 6.3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2.1 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 4.4 हो जाएगा। नहीं, 5% है ना, तो ये 4.2 होगा। सारे वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से मैंने बढ़ा दिया। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाई 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% का मतलब 1/3। हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1/3 बढ़ जाएगा। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 3,60,000, 1/3 बढ़ा दीजिए, 3,60,000 प्लस 1/3, 1/3 इसका आएगा 1,20,000 प्लस किया, ये आया 4,80,000। बस अब पुट करना है, कॉस्ट शीट में पुट कर दीजिए। देखिए ये 20,000 यूनिट्स का, ये 24,000 यूनिट्स का, 16, 17.6, 40, 37.5, 56 आया प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके ये आया। वेरिएबल 6 था, 5% बढ़ा दिया, 6.3 हो गया। फिक्स्ड पहले 360 था, 480 हो गया। वेरिएबल 2 था, 5% बढ़ के 2.1 हो गया। फिक्स पहले भी 120 था, अभी भी 120 लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सेमी वेरी फिर हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल 4 था, अब 5% बढ़ के 4.2 हो गया। फिक्स्ड 160 था, 160 लगेगा, और एक एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा 45,200 का। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों केस में। सेल्स अमाउंट क्या है? सेल्स है यहाँ पे 25 लाख, तो प्रॉफिट आने वाला है यहाँ पर 5 लाख रुपए। क्लियर है? सेल्स 25 लाख है अभी, तो प्रॉफिट आएगा 5 लाख। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकल गया। फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 16-17 इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड इन 2015-16। जितना 15-16 में प्रॉफिट कमाया उतना ही अभी भी कमाना है। तो 15-16 में कितना प्रॉफिट कमाया? 15-16 में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो अभी भी 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो अभी भी अगर 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो कितने का सेल करना होगा? 24,30,000 कॉस्ट है, 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो 24,30,000 प्लस 5 लाख, 29,30,000 का सेल करना होगा। कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 24,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 24,000, सेलिंग प्राइस आने वाला है 122.08। क्लियर है? 24,30,000 कॉस्ट है, 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो ये आया 29,30,000। कितने यूनिट्स पे? 24,000 यूनिट्स पे, तो डिवाइड करके मिल गया 122.08। क्लियर? फिर नेक्स्ट, इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्नड एज इन 15-16, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए। पहले हम क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑन सेल्स? देखिए अभी हमारा सेल्स है 25 लाख, प्रॉफिट है 5 लाख, तो पहले परसेंटेज निकालिए, 5 लाख अपॉन 25 लाख, 20%। तो अभी भी सेल्स में मेरे को 20% चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है? 20%।
इसका मतलब है सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट। तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट क्या चाहिए 20। मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट चाहिए 20, कॉस्ट कितना होना चाहिए 80, क्योंकि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स होता है। सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट 80 आएगा। अभी कॉस्ट क्या है 24,30,000। तो मैं कह सकता हूं कि अगर जब कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या है, मेरे पास तो कॉस्ट है तो मेरे को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए। अगर मेरे पास सेल्स रहता तब तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकता था, लेकिन क्या मैं यहाँ पे सेल्स है मेरे पास नहीं है, मेरे पास कॉस्ट है। तो आप निकालिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या आने वाला है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20/80 इंटू 100, यह आएगा आपका 25%। समझ में आया? मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए सेल्स में, तो सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 आएगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या बना 25%। अब मेरे को कॉस्ट पता है कि कॉस्ट मेरा 24,30,000 है, तो 24,30,000 का 25% प्रॉफिट चाहिए। 24,30,000 का 25% 6,07,500, ये चाहिए प्रॉफिट, ये चाहिए प्रॉफिट। तो सेल्स क्या आने वाला है 24,30,000 प्लस 6,07,500, दैट मीन्स 30,37,500। कितने यूनिट्स पे 30,37,500 चाहिए मेरे को 24,000 यूनिट्स पे। तो पर यूनिट क्या आएगा 30,37,500 डिवाइडेड बाई 24,000, 126.5625। क्लियर हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल्स था तो उससे मैंने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाला, फिर कंप्यूट कर लिया। क्लियर? थर्ड, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। अभी जो प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं सेल्स पे, उसको मेरे को 25% बढ़ाना है। अभी मैं क्या प्रॉफिट कमा रहा हूं ऑन सेल्स 20%। अभी मैं क्या प्रॉफिट कमा रहा हूं ऑन सेल्स 20%। तो न्यू प्रॉफिट ऑन सेल्स, अभी मैं कमा रहा हूं 20%, मेरे को और कितना कमाना है और 25% कमाना है। किसका 20% का, 25% ऑफ 20%। अभी मैं इतना कमा रहा हूं, मेरे को और 25% चाहिए, तो प्लस किया 25% और, तो 20% प्लस 25%, ये क्या आएगा 25%। ये जो पोर्शन है ये 5% होगा। 20% का 25% करिए, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। अभी मेरे को 20% में कमा रहा हूं, मेरे को 20% पे और 25% कमाना है, प्लस 25% ऑफ 20%। अभी जितना कमा रहा हूं उसका 25% और कमाना है, तो प्लस करूंगा, तो ये 20% प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 5%, तो 25%। सेम वही लॉजिक है जैसा अभी मैंने किया। सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट, सेल्स है 100, प्रॉफिट कितना चाहिए 25% चाहिए, 25, कॉस्ट आएगा 75। अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या होने वाला है, मैं बार बार प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट है, सेल्स तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कॉस्ट है, इसीलिए मैं कॉस्ट के टर्म्स में निकाल रहा हूं। तो 25/75 इंटू 100, यह आएगा 1/3। इंटू 100 मत करिए, फिर वो डेसिमल में चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/3। तो कॉस्ट आपको पता है 24,30,000 है, 24,30,000 का 1/3 आपको प्रॉफिट चाहिए। 24,30,000 का 1/3 8,10,000। सेल्स क्या आने वाला है, प्लस करिए दोनों को, 24,30,000 प्लस 8,10,000, यह आएगा 32,40,000। कितने यूनिट्स पे 24,000 यूनिट्स पे, तो 32,40,000 डिवाइडेड बाई 24,000, डिवाइडेड बाई 24,000, 135 रुपीज। क्लियर है? ये हो गया पार्ट 3। ये पार्ट 2। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 इज टू बी एंड। ये तो बहुत इजी है, 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अभी कॉस्ट क्या है, अभी कॉस्ट है 24,30,000, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है 24,30,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो 24,30,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 101.25। कितना प्रॉफिट चाहिए पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट
10 रुपीज, तो सेल्स 111.25। क्लियर, एकदम आसानी से हो गया। तो ये क्वेश्चन को करने से हमारे सारे अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सम्स कवर हो गए। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना है, और अगर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरी वो जो प्रैक्टिस वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा। कोई भी डाउट आपको हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।